हेलो जी। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम क्रड ऑपरेशन करने वाले हैं। बेसिकली क्रड ऑपरेशन का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। यानी कि जितने भी ऑपरेशन मैंने आपको बताए वो सब डेटाबेस के ऊपर करेंगे। और इसी वीडियो में एक पूरा ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है क्रड ऑपरेशन का, जिसकी मदद से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको एक ही वीडियो में पूरा क्रड ऑपरेशन आ जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैं प्रॉपर अच्छे से बेसिक से आपको सब चीज़ बताऊंगा और ध्यान रखूंगे कि किस तरीके से सारी चीज़ों को एक एक करके हम धीरे धीरे डिटेल में भी पढ़ेंगे। और इस वीडियो के अलावा आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए हम फॉलो अलोंग करते हैं और देखते हैं कि क्रड ऑपरेशन के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन पर चलेंगे। हाँ जी, तो हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि अपने प्रोजेक्ट का सबसे पहले प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं। और अगर हम प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले हमको टर्मिनल पर जाना है और हमें अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। चलिए, प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है, हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। और जी हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि हमारे रूट राउट पे, यानी कि बिल्कुल रूट वाले जो वेबसाइट का रूट है हमारा, उस पर हमारा एक पेज आ रहा है वेलकम, जो कि लारावेल का डिफ़ॉल्ट पेज होता है वेलकम। चलिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे और राउट्स पे आएंगे और वेब डॉट पी पर आएंगे। ठीक है, अपने राउट को। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका नाम जो है स्लैश राउट पे, रूट राउट पे जब आपकी वेबसाइट ओपन होती है तो आपका रूट राउट होता है, हम बोलेंगे इंडेक्स। हम एक नया पेज बनाएंगे इंडेक्स नाम से। ठीक है। तो अब हमको रिसोर्सेज में चलना पड़ेगा, व्यूज़ में, और जो ये वेलकम है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जो कि डिफ़ॉल्ट आता है। मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, index.blade.php। जस्ट मैं यहाँ पर एक HTML5 का डॉक्यूमेंट लेता हूँ। HTML का बेसिक बॉयलर प्लेट कोड है। ठीक है जी। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने बोला DB डेमो, डेटाबेस नाम डेमो नाम से एक हमने वेबसाइट बनाई है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये सारा कुछ हट गया यहाँ से। बस DB डेमो नाम से एक टाइटल आ रहा है जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। हाँ वही तो आएगा ना जो हमने लिखा है। चलिए, अब हमको क्या करना है, बेसिकली हमको रिक्वायरमेंट ये है कि हमको क्रड ऑपरेशन करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमको बनाना पड़ेगा ना, कुछ हमको यूआई बनाना पड़ेगा। तो चलिए, हमको करना ये है कि हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले एक हेडर ले लेते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले, ताकि जो डिज़ाइन है वो जल्दी हो जाए, उसके लिए मैं सबसे पहले हेडर ले लूँगा। और हेडर लेने के लिए मैं बूटस्ट्रैप का यूज़ करूँगा, ताकि जो है बूटस्ट्रैप से चीज़ें थोड़ी सी जल्दी जल्दी हो जाएं। वरना हम डिज़ाइनिंग तो बहुत बाद में भी कर सकते हैं। बस आपको मुझे अपना लॉजिक दिखाना है, बैकएंड पे दिखाना है। अभी हम डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए, बूटस्ट्रैप पर आते हैं, डॉक्स पे आते हैं और लेफ़्ट साइड के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम कुछ करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर नैव बार आएगा, उसको नैव बार पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। जी हमको ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा कोड को और यहाँ आएंगे। और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, एक नैव बार के लिए डॉट कंटेनर। ठीक है। और कंटेनर के अंदर मुझे यहाँ पर इस तरीके से ले आना है। चलिए, अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर अलाइन कर दूंगा और देखता हूँ अलाइनमेंट सही हो रही है। ठीक है। आई थिंक थोड़ी सी गड़बड़ है तो कोई बात नहीं, राइट क्लिक, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और ये ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट सही कर देगा। जी हाँ, चलेगा नहीं अभी, देखिए उस तरीके से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखते हैं। देखिए, बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के लिए आपको CDN यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली इसका CDN होता है, यहाँ पर इंक्लूड वाया CDN पे जाना है और सबसे पहले आपका जो ये बूटस्ट्रैप min डॉट CSS है इसको कॉपी करना है और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट करना है। और जो एक स्क्रिप्ट जो है, जो आपका JS की फाइल है उसको यहाँ पर लाना है। JS की स्क्रिप्ट जो है बॉडी टैग से क्लोज होने से पहले आपको बस यहाँ पेस्ट करना है। इतना काम करना है और एक बार रिफ्रेश करिए, आ चुका है आपके पास। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, नैब बार जो लिखा हुआ है, हम अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर DB डेमो। ठीक है। तो देखिए DB डेमो हो गया। होम लिंक लगा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड। होम लिंक की जगह मैं बोलूँगा अबाउट, और होम अबाउट ड्रॉप डाउन की जगह मैं यहाँ पर अकाउंट ले लेता हूँ, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ
कि एक रियल वेबसाइट किस तरीके से काम करती है, और बाकी सारी चीज़ें क्राउड ऑपरेशन के लिए हमको यहाँ पर आना है। तो देखो अकाउंट पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर लॉगिन और साइन अप 2 चीज़ आनी चाहिए, या रजिस्टर। तो चलिए मैं यहाँ पर बोलूँगा लॉगिन और एक बोलूँगा रजिस्टर। आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, REGISTER, ठीक है। देन मुझे डिवाइडर और ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए अकाउंट, लॉगिन एंड रजिस्टर, ठीक है। ये डिसेबल्ड वाला जो बटन है उसको मुझे अभी यहाँ पे हटाना है। जस्ट अ सेकेंड, ये जो डिसेबल्ड है इसको मुझे यहाँ से हटाना है, ठीक है। बाकी ये जो सर्च है, सर्च बार, आई थिंक ये राइट साइड में है, तो ठीक है। अभी इसको फॉर अच्छा थोड़ा सा दिखने के लिए इसको रख लेते हैं, वरना ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास लॉगिन और रजिस्टर। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँ, और रजिस्टर पे क्लिक करके एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाए, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जब हम कोई डेटा भरें, वो डेटा हमारे डेटाबेस में जाए, सेव हो जाए किसी टेबल नाम, किसी टेबल में जो कि हमारे यूजर्स की टेबल है, या हम मान लीजिए हमने बोला कस्टमर्स। हम डे वन से, आज से ही हम ये आपको मैं प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ कि आप प्रोडक्शन रेडी कैसे एप्लीकेशन बना सकते हो। देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एट द एंड आपको प्रोडक्शन में ही जाना है, ठीक है। सब काम प्रोडक्शन पे ही करना है, लोकली तो नहीं करते रहोगे ना हमेशा, प्रोडक्शन पे तो कभी जाओगे। तो हम आपको पहले से ये बता रहा हूँ कि उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, ठीक है। चलिए अब हमको पहले एक काम करते हैं, स्टेप हमारा पहला स्टेप है कि रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। देखिए एक सेकेंड, मैं आपको पहले थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे यहाँ पे बता देता हूँ हम क्या करने वाले हैं बेसिकली। जस्ट अ सेकेंड, क्रड ऑपरेशन, ठीक है। क्रड बेसिकली क्या है, अगर मैं आपको बोलूँ ये क्रड है बेसिकली, तो ये है क्या बेसिकली, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मुझे थोड़ा सा दीजिए, एक सेकेंड बस। इट स्टैंड्स फॉर, जस्ट अ सेकेंड, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, बेसिकली ये चार हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड मैं कॉमा लगा दूँ इन सब के बीच में, ठीक है। तो ये हमारे ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली। अब हम क्या करेंगे, पहला ऑपरेशन हमारा हुआ क्रिएट, यानी कि जब हम क्रिएट की बात कर रहे होंगे क्रड के अंदर, तो हम क्या कर रहे होंगे, किसी डेटाबेस में हम कुछ क्रिएट कर रहे होंगे। जो हमारा डेटाबेस है बेसिकली ये, ठीक है। यहाँ जो डीबी डेमो है इसके अंदर जो टेबल होगी उसके अंदर हम डेटा पुट कर रहे होंगे, भेज रहे होंगे, डाल रहे होंगे। क्रिएट मतलब होता है स्टोर करना डेटा को, ठीक है। रीड मतलब उसको गेट करना, डेटा को रीड करना। अपडेट का मतलब होता है किसी डेटा को अपडेट करना, एग्जिस्टिंग जो डेटा है आपका उसको ही अपडेट करना। किसी का नाम चेंज करना है, किसी की स्पेलिंग चेंज करनी है, वो अपडेट में आता है। किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना, वो डिलीट हो जाता है। तो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ये आपके परफॉर्मेंस, सॉरी परफॉर्मेंस नहीं बोलेंगे इसको, ये बोलेंगे कि इनको ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। इसी चार चीज़ से मिलकर आपका डेटाबेस होता है। यही आप काम करते हो डेटाबेस पे, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे होगे, डेटाबेस में कुछ डाल रहे होगे, कुछ रीड कर रहे होगे, अपडेट कर रहे होगे, डिलीट कर रहे होगे, यही सब होता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, क्रिएट करना। चलिए हम क्रिएट वाले पे आते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा सा इधर लेता हूँ, और अभी मैं काम करूँगा। क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर पे क्लिक करा के एक फॉर्म ओपन करना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, सो मैं यहाँ पर करूँगा ये कि जो मेरा ड्रॉप डाउन आइटम का जो लिंक है, रजिस्टर के जो पहले लिंक है, तो मैं बोलूँगा स्लैश रजिस्टर। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं स्लैश ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम इज़ कि आपको मैं ये भी बता के चल रहा हूँ कि प्रोडक्शन रेडी कैसे करना है। मतलब आप एक बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं प्रोडक्शन में, जब आप जाओगे, जब आप लाइव पे जाओगे, अपने रियल वर्ल्ड में जब सर्वर पे उसको अपलोड करोगे, तो एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। तो उसके लिए प्रैक्टिस ये है कि जैसे मान लीजिए आप किसी कस्टमर के लिए बना रहे हैं या यूज़र के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बेसिकली कस्टमर लेके चलूँगा। मान लीजिए आप किसी कस्टमर, मतलब आप अपने लिए ही बना रहे हैं या किसी के लिए बना रहे हैं, तो मान लीजिए आपका क्लाइंट होगा, एक एक कस्टमर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम यूज़र ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्लैश यूज़र, मैं एक कॉमन बता रहा हूँ आपको कि ये इस तरीके से करना है, और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है। तो आप यूज़र रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर कौन करेगा, यूज़र, ठीक है। अब हो सकता है आपके पास एडमिन फंक्शनैलिटी भी हो, तो आप क्या करोगे, एडमिन रजिस्टर। तो उसको सेग्रीगेट करना होता है, यानी अलग अलग करना होता है। तो आपको सेग्रीगेट करने के लिए सबसे पहले आपको
ये एक नेस्टेड नेविगेशन बोला जाता है, नेस्टेड यूआरएल बोला जाता है, सिमेंटिक यूआरएल्स भी बोल सकते हो उसको, ताकि हम ये बताते हैं कि जैसे यूज़र है वो रजिस्टर कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो यूआरएल को आपको हमेशा सिमेंटिक रखना चाहिए। सिमेंटिक मतलब होता है कि इसका कुछ मतलब हो, कुछ मीनिंग हो, ठीक है। चलिए, तो मैंने बोला यूआरएल में यूज़र रजिस्टर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जल्दी से आपके राउट पर आना है, वेब डॉट पी पर आना है, और मैं एक राउट बनाऊंगा फटाफट से, राउट कॉलन कॉलन गेट, और जल्दी से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, गेट में यूआरएल दूंगा स्लैश यूज़र स्लैश रजिस्टर, ठीक है। जब भी मैं इसको ऐसे करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यूज़र कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यूजर्स कंट्रोलर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक कंट्रोलर चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर। तो मैं क्या करूँगा, यूज़र के अंदर यूज़र कंट्रोलर बनाऊँगा। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि आपको प्रोडक्शन रेडी कैसे बनाना है। इससे क्या है, आपकी चीज़ें मेंटेन्ड रहती हैं, कोड आपका सेग्रीगेटेड रहता है, अलग अलग रहता है, तो आपको घचड़ पचड़ नहीं होती है जी, ठीक है। सही बताऊँ तो, ठीक है, एक प्रॉपरली आपका फोल्डर स्ट्रक्चर होता है सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए, तो वैसे ही आपका ये एक नेस्टेड फोल्डर होते हैं, ठीक है। यूज़र यूज़र यूजर्स कंट्रोलर। तो मैंने बोला यूज़र यूजर्स कंट्रोलर, तो मैंने इसको एंटर किया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यूजर्स कंट्रोलर मेरा बन चुका है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखिए, यूजर्स कंट्रोलर बन चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक यूज़र कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़र्स कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, एक मेथड का नाम क्या देंगे हम, मान लीजिए मैंने मेथड का नाम दिया रजिस्टर, ठीक है। अब होगा क्या कि जब ये राउट आएगा, यूजर स्लैश रजिस्टर पर कोई क्लिक करेगा, तो इस कंट्रोलर के अंदर ये रजिस्टर फंक्शन चल जाएगा। बस सिंपल सी बात है। कॉपी करेंगे इसको, इस कंट्रोलर के अंदर आएंगे, और अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं पब्लिक फंक्शन, एक फंक्शन बनाऊंगा, हाँ नॉट अ, तो मैं रजिस्टर नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा, जो कि यही वाला जो होगा। बेसिकली इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ आना है, पेस्ट करना है, फंक्शन बनाना है, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर रिटर्न कराना है आपको एक व्यू, RETURN रिटर्न व्यू। आई होप मैंने सही स्पेलिंग लिखा है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रजिस्टर, ठीक है, ओके, रजिस्टर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने वेब डॉट पी एच को पहले क्लोज करता हूँ, और रिसोर्स के अंदर आते हैं, व्यूज़ के अंदर आते हैं, और एक राइट क्लिक करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं, और यहाँ पर लिखता हूँ REGISTER रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। ये मेरा यहाँ पर आ गया, मैंने फिर बॉयलर प्लेट लिया, अब यहाँ पे ले लेता हूँ मैं रजिस्टर, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, रजिस्टर लिया। अब देखिए, डॉट कंटेनर, हम बूटस्ट्रैप ही यूज़ करने वाले हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो बूटस्ट्रैप है उसकी जो लिंक है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ताकि हम यूआई को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस ना करें, हम रेडीमेड चीज़ को यूआई बनाएंगे। बाद में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से सारा काम होगा, कस्टम भी बना के दिखाऊंगा, बट फ़िलहाल के लिए ज़रूरी है कि अभी हमारा ये वाला काम जो है हो जाए। चलिए, ठीक है, तो मुझे कंटेनर चाहिए, और कंटेनर मेरे को आ ही गया है। और कंटेनर बाय द वे ये कोई ऐसे अजीब सा नाम नहीं है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है बेसिकली, ठीक है। तो CSS की बूटस्ट्रैप की क्लास है। चलिए, यूज़र कंट्रोलर रजिस्टर आ गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब भी मैं इस पर रजिस्टर पर क्लिक करूँगा तो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसा होना चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ। बूटस्ट्रैप और डॉक्स पे चलते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर चलते हैं फॉर्म के पास, जस्ट अ सेकेंड, फॉर्म ओवरव्यू एंड फॉर्म कंट्रोल। चलिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा देख लेता हूँ कि फॉर्म मेरा, ठीक है, तो मेरा ये एक बेसिक फॉर्म है, मैं इसको ले लूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। थोड़ा राइट क्लिक करूँगा और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा, तो ये अलाइनमेंट इसका सही हो जाएगा। चलिए, अभी हमको क्या करना है, यहाँ सब चीज़ क्लोज करनी है। एक बार टर्मिनल देखते हैं। देखिए, उससे पहले मैं एक काम करूँ, रिफ्रेश करता हूँ, रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है, ठीक है, आ गया। अब हमको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आ चुका है, अब एक प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ी सी अलाइनमेंट इसकी सही नहीं है, और दूसरी बात, ये जो आपका जो नेव बार है ये भी नहीं आया है। देखिए, बेस्ट प्रैक्टिस तो नहीं है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। नेव बार भी चाहिए, तो हमको एक काम करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड,
हाँ, रिसोर्सेज, व्यूज़ और इंडेक्स। अब जो हमारे पास नैव बार था बेसिकली, इसी को मैं काम कर ले रहा हूँ, पहले कॉपी कर ले रहा हूँ और सेम कोड को मैं रजिस्ट्रेशन पे आऊँगा फॉर्म पे, और मैं पहले यहाँ पर आऊँगा और पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद ये जो फॉर्म है, इस वाले फॉर्म को या फिर मैं कंटेनर भी को कॉपी कर लूँगा, कॉपी, और मैं यहाँ पर नैव बार के बाद आऊँगा। अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये सब धीरे धीरे करके सब देख लेंगे। फ़िलहाल तो मुझे अभी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, अभी आप टेंशन मत लीजिए। फ़िलहाल आप समझिए कि मैं यहाँ से कर क्या रहा हूँ। देखिए रजिस्टर, अब देखिए थोड़ा सा सही लग रहा है। अभी मैं एक काम करता हूँ, मार्जिन और दे देता हूँ इसको थोड़ा सा कंटेनर को, तो MT5, MT5, ठीक है, थोड़ा सा ही यहाँ आ गया। चलिए, और बेसिकली अभी ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो कंटेनर है, इसकी एक विड्थ भी प्रॉपर नहीं है, इसलिए इतना विड्थ इसकी ज़्यादा आ रही है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, फॉर जस्ट अ सेकेंड, फॉर्म, मैं बोल देता हूँ, चलो एक काम करते हैं, फॉर्म टैग को ये एक स्टाइलिंग दे देते हैं। तो अभी जस्ट स्टैटिक स्टाइल रखते हैं, विड्थ, ओके, WIDTH, जस्ट अ सेकेंड, अरे क्या हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, विड्थ, और विड्थ में दे देता हूँ मान लो 300 पिक्सल। ठीक है, चलिए, और इसको मैं बोलूँगा, ये जो फॉर्म है, मार्जिन कॉलन ऑटो, ठीक है, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अरे क्या हुआ, सेव बटन क्यों दब गया, कोई बात नहीं। ठीक है, ईमेल पासवर्ड, अभी देखिए समझिए, अब मुझे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर यूज़र का नाम चाहिए। देखिए मैं क्या क्या फील्ड चाहिए मुझे वो ले लेता हूँ, क्या क्या इनपुट बॉक्स चाहिए वो ले लेते हैं। तो जस्ट अ सेकंड, ईमेल तो मुझे चाहिए ही चाहिए बेटा, ये हेल्प नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर ये चीज़। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ आना है, और मुझे चाहिए सबसे पहले यूज़र नेम। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर यूज़र नेम नहीं लेते, यहाँ पर ले लेता हूँ यूज़र, हाँ चलो ऐसे ले लेता हूँ यूज़र का नाम। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर INP नेम, ठीक है, इनपुट नेम। अब मैं इसको इनपुट नेम को यहाँ पर डाल दूँगा और इसका टेक्स्ट कर दूँगा क्योंकि ये टेक्स्ट है, और फॉर्म लेबल, फॉर्म कंट्रोल, बाकी सब सही है, और इसको हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, देखिए ये हो गया। तो अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो यूज़र नेम, इसमें नाम डालेगा अपना, या फिर फुल नेम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यूज़र नेम ले लो या फुल नेम ले लो, फुल नेम ले लो, फुल नेम, FULL, फुल नेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फुल नेम। तो जो यूज़र होगा वो रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसका नाम चाहिए, ईमेल चाहिए, और एक फ़ोन नंबर और ले लेते हैं, यूज़र नेम, ईमेल और एक फ़ोन नंबर। ठीक है, तो ईमेल के बाद एक फ़ोन नंबर और चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, INP इनपुट PHONE फ़ोन, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा PHONE फ़ोन नंबर। ठीक है, फ़ोन नंबर, इसको मैं बोलूँगा टेक्स्ट फॉर्म में ही लेना है, और यहाँ पर जो होगा वो INP फ़ोन, कॉपी पेस्ट, और इसको बोल देता हूँ INP ईमेल। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, ठीक है ना जी। अब देखिए यहाँ पर ये मुझे नहीं चाहिए, देखिए ये जो है बहुत ही अलग चीज़ है, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप इसको हटाओगे। ये दिया गया होता है तो वो एक सिमेंटिक के तौर पे दिया गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं कर रहा हूँ बस आप उतना फॉलो करिए। देखिए मेरा फ़ोन नंबर भी हो गया, ठीक है, और कुछ चाहिए क्या, नहीं, पासवर्ड हाँ चाहिए, तो मेरे को INP पासवर्ड कॉपी करेंगे, पेस्ट करते हैं, जितना मैं बोल रहा हूँ बस उतना आप करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चेक बॉक्स है, इसको मैं हटा देता हूँ, मुझे चेक बॉक्स नहीं चाहिए, सबमिट चाहिए जी, ठीक है। और एक चीज़ और, ये जो बटन है अगर आपको ये सेंटर में करना है तो इसको कॉपी करके पहले मैं एक काम करता हूँ, डिव ले लेता हूँ, और एक यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको मैं बोलूँगा एक क्लास टेक्स्ट सेंटर। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट सेंटर में लिखा है ये जो है बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है जी। चलिए, हमारे पास एक बेसिक फॉर्म तैयार हो गया है, यूज़र का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो अब देखिए, हम यहाँ पे गए थे, रजिस्टर पे क्लिक किया, तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। तो अब हमको क्या करना है, जैसे ही, अच्छा एक चीज़ और, अभी देखिए अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये सबमिट हो रहा है, देखिए ऊपर ध्यान से देखिएगा, रिफ्रेश हो रहा है पेज। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें इस तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है,
और एक चीज़ और, ये जो फॉर्म है, ठीक है, अब हमें इसको डायनामिक बनाना है। तो सबसे पहले फॉर्म का टाइप जो होता है, जस्ट अ सेकेंड, पता नहीं क्यों इस पे सजेशन नहीं आ रहा है। फॉर्म पोस्ट, ठीक है, एक्शन और मेथड। देखिए फॉर्म का जो एक्शन और मेथड, देखिए यहाँ पर क्या है, एक्शन, एक्शन और एक होता है मेथड। देखिए मेथड जो है चार हो सकते हैं, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। तो अभी हम जो ये फॉर्म भर के जो डेटा भर रहे हैं, इसमें जो इनपुट बॉक्सेस को फिल कर रहे हैं, उसको सेंड कर रहे हैं, तो फॉर्म सेंड करते हैं किसी भी तरीके का, तो वो होता है पोस्ट। ठीक है, बहुत लोगों को आपने पोस्ट को POST ऐसे कैपिटल में भी लिखा दिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्शन में आपको URL देना है कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तो वो किस URL पे जाए, अभी हम उसको भी देखेंगे, फिलहाल इतना करते हैं। अच्छा, देखिए मैं ये चाहता हूँ जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर रहा है तो ये रजिस्टर पे क्लिक होते ही एक नया बोल रहा है कि ये देखो इस तरीके से, मेथड नॉट अलाउड एक्सप्रेशन। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो पहले ये वैलिडेट करे कि क्या आपने नाम भरा हुआ है या नहीं। नाम तो चाहिए ना, तो ये सारे फील्ड तो चाहिए, तो हमको यहाँ पर रिक्वायर्ड लगाना पड़ेगा इनपुट के आगे। तो देखिए मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मुझे चाहिए कि ये सारे फील्ड हमें रिक्वायर्ड हैं। जब तक इसको फिल नहीं करेगा कोई यूज़र, ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन होती है, तो अगर इसको कोई वैलिडेट, ये वैलिडेट करेगा और अब इसको क्लिक करेगा तो बोलेगा पहले आप इसको फिल करो तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जब सारे फिल हो जाएंगे तब ये आगे बढ़ पाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं कि जब हम कुछ नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड ऐसे फिल करके इसको एंटर करें, तो हम ये चाहते हैं कि ये सबमिट पे क्लिक करें तो रजिस्टर यूज़र स्लैश रजिस्टर स्लैश स्टोर, ठीक है, या सेव, ऐसे करके आना चाहिए। ठीक है, तो उस वाले URL पे, तो देखिए हम क्या करेंगे, एक राउट के पास चलेंगे सबसे पहले। चलो पहले मैं रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, रजिस्टर पे जाता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब ये फॉर्म को भरे तो पहले आपको किस URL पे जाना है, फॉर्म भर के किस URL पे जाना है और किस URL का क्या आपको ओपन कराना है। तो देखो स्लैश यूज़र स्लैश रजिस्टर, REGISTR, मैं स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ, यूज़र रजिस्टर, अब ठीक है, और स्टोर या बोल देते हैं सेव। ठीक है, यूज़र रजिस्टर सेव। तो होगा क्या कि जब भी कोई, कोई भी नहीं, जब भी ये फॉर्म भरा जाएगा विद पोस्ट रिक्वेस्ट, तो वो इस URL पे जाएगा और क्या करेंगे, हम इस URL को हैंडल करेंगे अपने राउट के अंदर। चलिए यहाँ आएंगे, एक बार मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसको कॉपी कर ले रहा हूँ फॉर टाइम सेविंग, और मैं इस राउट को बनाऊंगा पोस्ट। ध्यान रहे गेट जब ही बनाना है जब आपको कुछ URL पे पेज दिखाना है, वेब पेज। अब हमें पेज नहीं दिखाना, अब हमें डेटा को सबमिट करना है, तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। अब हमको यहाँ पर एक बोलना है कि ये राउट बनाया हमने, इसी के लिए तो राउट बनाया है ना, तो हर एक चीज़ के अलग अलग राउट बनाएगा। तो होगा ये कि जब भी कोई फॉर्म को भरेगा, इस वाले रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाके कोई फॉर्म भरेगा, उस पर जैसे ही सबमिट क्लिक करेगा तो क्या होगा, एक नई URL पे वो रिडायरेक्ट होगा, फॉर्म का डेटा लेकर जाएगा, वो यहाँ आएगा। ठीक है, सेव वाले पे। तो हम क्या करेंगे, इसी कंट्रोलर के अंदर मैं बोलूँगा सेव यूज़र। ठीक है, सेव यूज़र, यूज़र को सेव कर दो जो उसका डेटा लाए हो। ठीक है, जो पोस्ट रिक्वेस्ट से डेटा आएगा जो रिक्वेस्ट के अंदर, तो अब क्या करेंगे, सेव यूज़र नाम से हमने एक फंक्शन को बनाना है यहाँ इसी के अंदर रजिस्टर के बाद। तो अब हम क्या करेंगे, पब्लिक फंक्शन सेव यूज़र। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर करेंगे ये कि जो हम सेव यूज़र पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर सबमिट किया, इस पर सबमिट किया जो डेटा भर के, तो वो डेटा जो आएगा पोस्ट के रिक्वेस्ट के थ्रू, तो रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा आता है, हमने देखा था लास्ट टाइम। और तो अब हम क्या करेंगे, कंट्रोलर के अंदर जब हमने ये फंक्शन बनाया है, तो अब हमारे पास डेटा कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट, डॉलर रिक्वेस्ट, इसके अंदर आ जाएगा। ये रिक्वेस्ट जो है, जो लारावल का जो रिक्वेस्ट मेथड है, उसको कैप्चर कर लेगा, जो डेटा आपने फिल किया यहाँ पर, जो यहाँ पर भरा फ्रंट एंड पे, जो सबमिट किया, तो उसका जो पोस्ट रिक्वेस्ट थी वो यहाँ से आई, वहाँ से आई, कहाँ से आई, यहाँ पर आई, यहाँ आई। उसने क्या किया, उस डेटा को इस कंट्रोलर के इस मेथड के पास भेज दिया। अब इस मेथड के पास जब आया तो उसके पैरामीटर के अंदर, उसने रिक्वेस्ट पैरामीटर के अंदर आया, इसके अंदर सेव कर लिया। और अब क्या किया, तो हमारे पास फील्ड क्या क्या है, देखो नेम है, ईमेल है, फ़ोन है, पासवर्ड है। ठीक है, तो नेम, तो मैं बोल देता हूँ फुल नेम, फुल नेम, फुल नेम इज इक्वल टू डॉलर रिक्वेस्ट। अब
बहुत तरीके हैं इसको करने के, बट मैं बोल रहा हूँ देखिए, अभी देखिए एक चीज़ और ध्यान से समझिएगा। मैं अगर यहाँ रजिस्टर पे चलता हूँ और रजिस्टर की फॉर्म पे चलता हूँ, तो आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँ यहाँ पर, तो वो ये है कि जब आप किसी इनपुट को जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो आपको एक चीज़ देनी पड़ेगी इनपुट, जैसे टाइप आपने एट्रीब्यूट दिया, क्लास दिया, आईडी दिया, वैसे ही आपको एक नेम एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, ताकि जो डेटा है वो यहाँ से उठकर इस नेम एट्रीब्यूट के अंदर आ जाए, वरना आपका डेटा नहीं जाएगा पोस्ट के रिक्वेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिक नेम देना पड़ेगा। यूनिक नेम कहाँ से, नेम है तो फुल नेम दे देता हूँ मैं, फुल अंडरस्कोर नेम, ठीक है। वैसे ही मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, नेम के बाद क्या था हमारा ईमेल, तो इनपुट में हमें एट्रीब्यूट देना है ईमेल, और वैसे ही हमारे पास एक था फ़ोन नंबर का, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, एक देना है फ़ोन का और एक देना है पासवर्ड का, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर इस तरीके से किया। अब ध्यान से समझिएगा, जो आपने नेम एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू दी होगी, जो इसको बोलते हैं की, जो आपने की दे रखी है, उसी की को यहाँ पर आना है और रिक्वेस्ट के साथ आपको लिखना है फुल नेम, फुल, ओके, फुल अंडरस्कोर नेम। ध्यान रहे कैपिटल नहीं, स्मॉल नहीं, जो आपने वहाँ दे रखा है वही। हमारे पास 4 फील्ड थे, फुल नेम था, ईमेल, फ़ोन नंबर। तो देखिए ईमेल, ईमेल, मैं अभी आपको बताऊंगा ये कैसे काम कर रहे हैं। फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, फ़ोन एंड पासवर्ड, एंड पासवर्ड। देखिए ये जो रिक्वेस्ट है, डॉलर रिक्वेस्ट, अभी होगा क्या, इसका फ्लो समझिएगा। देखिए रिसोर्सेज, व्यूज़, रजिस्टर, जब आप यहाँ आएंगे और रजिस्टर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, जब डेटा भर के, तो जो डेटा आप इसमें भरेंगे, मान लीजिए आपने कुछ भी भरा, यहाँ पे नेम लिखा, मान लो अर्पित, ठीक है। तो जो अर्पित है नेम, वो यहाँ इस इनपुट से कैप्चर होके इस वाले एट्रीब्यूट में आएगा और इस की में भर जाएगा, ठीक है। ये समझ लिया आप, बिल्कुल इसमें अंदर आके स्टोर हो जाएगा। अब जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हो, तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो फॉर्म होता है, फॉर्म का जो टैग है, उसका जो एक्शन, जो यूआरएल होता है, वो इस पर जाएगा डेटा, इस वाले मेथड के पास, यूआरएल के पास। तो अब क्या होगा, इस वाले पर आया और देखिए वेब डॉट पी पे आएंगे, तो जब ये पोस्ट रिक्वेस्ट से जब डेटा इस यूआरएल पर आया, ठीक है, उस की मदद से जो नेम के अंदर दे रखी थी, नेम एट्रीब्यूट के अंदर, वो यहाँ आएगा और यहाँ आके इस फंक्शन के पास जाएगा, तो इस फंक्शन के पास आएगा तो यहाँ पर आएगा, और इसका जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस क्लास का, रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, डॉलर रिक्वेस्ट, इसके पास आ गया उसकी की के थ्रू, ठीक है। अब हमने क्या करा, उसको हमने स्टोर करा लिया, जो इंडिविजुअल नेम है, जो कि नेम अर्पित हो गया, मान लो यहाँ पर कुछ भी रख दिया, arpit@gmail.com, तो वो जो ईमेल होगा वो रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के साथ, इसका जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, अब इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ इसमें आ गया ईमेल। तो जो ये फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड जो आपको रखना है, ये जो है, ठीक है, वही रखना। देखो आपने सोचा होगा कि ये जो वेरिएबल का नाम है मैंने कुछ और रखा है, यहाँ पर ये जो अलग रखा है इसको मैं अंडरस्कोर लगाया है, तो अंडरस्कोर इसलिए लगाया क्योंकि ये रिक्वेस्ट के साथ इसकी की है, तो रिक्वेस्ट के साथ हमने की निकाली, और की कौन सी थी, वो फॉर्म के अंदर जो थी। देखिए मैं दिखा देता हूँ, रिसोर्सेज, व्यूज़, तो जो रजिस्टर है वो यहाँ आएगा, जो आपने नेम में जो दे रखा है, हर एक इनपुट फील्ड के लिए जो आपने नेम एट्रीब्यूट में जो दे रखा है, ये जो की दे रखी है, सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पर रखनी है रिक्वेस्ट के बाद, ठीक है। बस जो आप वैल्यू को सेव कराओगे वो किसी भी वेरिएबल में करा सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, नाम अलग रख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमने क्या कहा, एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन चाहिए और एक प्रॉपर चाहिए, तो हमको सिमेंटिक नेम रखना पड़ेगा, ठीक है, एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ेगा। इसको कैमल केस बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ड छोटा, फर्स्ट लेटर छोटा वर्ड का, और बाकी सब बाकी अगर सेकंड वर्ड ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो कैपिटल, बाकी सब इस तरीके से, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू पर हमारे पास सारा डेटा आ चुका होगा, यहाँ जो हमने भरा है ये सब डेटा आ गया होगा, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड। अब यहाँ पर क्या करना है बेसिकली, अब यहाँ पर दो तरीके हैं डेटा को सेव कराने के लिए। सबसे पहला काम, तो अभी आपको डेटाबेस पे पहले चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आएंगे और डेटाबेस के डेमो पे नाम पर आएंगे, जो डीबी डेमो नाम से डेटाबेस है इस पे आएंगे। यहाँ पर आप देखिए यूजर्स नाम से ऑलरेडी एक टेबल बनी हुई है, बट ये जो टेबल है
मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में, जब थोड़ा अलग वीडियो होगा, तब बताऊंगा कि ये जो टेबल है वो बाई डिफ़ॉल्ट कैसे है, उसको कैसे अपडेट करना है और इसी के अंदर काम कैसे करना है। बट फिलहाल मैं कस्टमर्स नाम से एक टेबल बना ले रहा हूँ अलग नाम से, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको समझाना अभी सही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ अलग है थोड़ी सी, मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। अभी इस पर ध्यान मत दीजिए। यूजर्स नाम से टेबल हमारे लिए अभी मतलब ये समझ लिए, इस यूजर्स नाम से टेबल में हम स्टोर नहीं करा रहे हैं, हम नई टेबल में अपने अकॉर्डिंग टेबल में स्टोर करा रहे हैं। तो चलिए हम एक कस्टमर्स नाम से, या मैं बोलूँगा यूजर नाम से एक टेबल बना लेता हूँ, यूज़र, ठीक है। चलिए यूज़र भी नहीं, चलिए मैं एक काम कर लेता हूँ, बोल देता हूँ कस्टमर्स नाम से ही बना लेता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ। चलिए मैं काम करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, टर्मिनल में जाऊँगा, एक माइग्रेशन बनाना पड़ेगा पहले, तो PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन क्रिएट, और बोलूँगा CUSTOMERS कस्टमर्स टेबल, ठीक है। चलिए हमारी कस्टमर्स टेबल बन चुकी है, माइग्रेशन, और ये हमारी कस्टमर टेबल आ चुकी है। चलिए अब देखिए, ये जो कस्टमर्स टेबल है उसको आईडी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि ये आईडी जो होती है बेसिकली ये हमारी प्राइमरी की होती है। अगर हमने इस तरीके से लिखा है तो वो प्राइमरी की हो जाती है, और एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की हो सकती है, ठीक है, और वो ज़रूरी है देना आपको, ठीक है। बाकी सब बाद में बात करेंगे डिटेल में, पहले आप इतना समझिए। अभी मैं क्या करूँगा, डॉलर टेबल, और एक मैं बोलूँगा स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पर एक नेम दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए डेटा टाइप है बेसिकली, टेबल का जो कॉलम का डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, डेटाबेस माइग्रेशन, यहाँ पर आएंगे तो देखिए स्ट्रिंग नाम से नेम, ऐसे, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, सेकंड जो कॉलम होगा हमारा, एक तो आईडी कॉलम हो गया, आईडी तो चाहिए ही चाहिए हमको, ऑटो इंक्रीमेंट होती है 1 2 3 4 5 ऐसे, तो इसको हमें ऑटोमेटिक नहीं भरना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाती है, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे करके आईडी, और ये यूनिक रहती है हमेशा, हर रिकॉर्ड के लिए, हर रो के लिए, ठीक है। तो देखिए हमने नेम लिया, वैसे ही हमारे पास क्या था, और नेम की जगह फुल नेम ले लेता हूँ, फुल अंडरस्कोर नेम, ठीक है। की भी हमारे पास एक जैसे होनी चाहिए सब जगह, ठीक है। टेबल नेम, तो यहाँ पर था ईमेल, और एक फ़ोन नंबर था, और एक पासवर्ड था, तो मैं बोलूँगा इसको फ़ोन, इसको बोलेंगे पासवर्ड, ठीक है। तो देखो आईडी नेम ईमेल फ़ोन पासवर्ड, बस तो यही तो थे, नेम ईमेल फ़ोन पासवर्ड, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होती है, तो उसको हमको एक्सप्लिसिटली देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ले लेता है, ठीक है। ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता रहता है, 1 2 3 4 ऐसे, जितनी रो होंगी उतनी आईडी इंक्रीमेंट होती रहेगी। आपने एक रो इंसर्ट की, एक बार डेटा भरा तो ID 1, नेक्स्ट टाइम भरा तो ID 2, नेक्स्ट टाइम भरा तो 3, ऐसे करके इंक्रीमेंट होती रहती है। चलिए अब देखिए मैं क्या करूँगा, हमने एक टेबल तो बना ली है, टेबल को माइग्रेट करना है, यहाँ पर अभी शो कराना है, ठीक है। यहाँ पर इस डेटाबेस के अंदर हमको टेबल माइग्रेट करनी है, और यहाँ पर अभी लानी है टेबल, ठीक है। तो देखिए कैसे लाएंगे, PHP आर्टिजन माइग्रेट, जो आपने टेबल बनाई उसको बस माइग्रेट कर देना है, माइग्रेशन से आपने टेबल बनाई, माइग्रेट करना है। अब देखिए कस्टमर्स नाम से टेबल आ गई, ठीक है। आईडी है आपके पास, फुल नेम है, ईमेल है, फ़ोन है, पासवर्ड है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है हमें, इस वाली टेबल के अंदर, कस्टमर्स टेबल के अंदर हमें डेटा डालना है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमें डेटा डालने के लिए दो तरीके होते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पर चलता हूँ लेकर, और अब मैं बताऊँगा कि टू सेव द डेटा टू DB, ठीक है, देयर आर टू वेज, हमारे पास दो तरीके हैं। पहला कह रहा है कि अगर आपको डेटाबेस में सेव करना है तो हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका इज आपका ELOQUENT, एलोकेंट मॉडल, एलोकेंट मॉडल के थ्रू। सेकंड होता है आपके पास रॉ क्यूएरी, ठीक है। एक तो आप रॉ क्वेरी लिख सकते हो, ठीक है, यूजिंग DB कॉलन कॉलन फसाड, आई थिंक इसका नाम ऐसे ही कुछ है, ठीक है। देखिए अगर आपको डेटाबेस में कोई डेटा डालना है, या आपका क्रिएट करना है, अपडेट करना है, रीड करना है, डिलीट करना है, तो जो भी आपको CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है एलोकेंट मॉडल के थ्रू,
और एक होता है रॉ क्वेरी यूजिंग डीबी वेजार्ड। दोनों तरीके सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बात ये आती है कि एलोकेंट मॉडल आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर प्रोवाइड करता है, प्लस एलोकेंट मॉडल जो है एक ORM का होता है, मतलब ORM होता है एक तरीके से। ORM मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल, ठीक है। अभी आप उतना डिटेल में मत जाइए, बेसिकली मैं आपको अभी एलोकेंट मॉडल से ही बताऊंगा, रॉ क्वेरी को बाद में समझेंगे। होता क्या है कि एलोकेंट मॉडल से आप बहुत तरीके के रिलेशनशिप आसान बना सकते हो। इसमें क्या होता है, रॉ कोड होता है। बेसिकली आप इसमें रॉ क्वेरी लिखते हैं, आप लिखते हैं बस नेचुरली, बस इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे डीबी इंसर्ट इनटू डेटाबेस, ये आप बिल्कुल लिखते हो सब चीज़। बट इसमें क्या होता है, बस काम शॉर्ट हो जाता है। बस आपने लिखा मॉडल का नाम कॉलन कॉलन क्रिएट, तो आपका काम हो गया। मॉडल कॉलन कॉलन, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें लिख दिया। इसके अपने फ़ायदे हैं, इसके अपने फ़ायदे हैं। अभी मैं आपको बस डेटा डाल के दिखाऊंगा एलोकेंट मॉडल के थ्रू। बाद में हम कभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एलोकेंट मॉडल क्या होता है और रॉ क्वेरी क्या होती है। बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि डेटा डालना है अभी। आप बिल्कुल अभी फोकस मत करिए कि ये एलोकेंट मॉडल क्या है, क्वेरी क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। चलिए, और अभी हम पहले क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि पहले इसके लिए पहले आना चाहिए ना कि डेटा जा कैसे रहा है, तब समझेंगे ये डेटा क्यों जा रहा है और क्या हमारे पास बेस्ट तरीके हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, डेटा को डालेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले, अब हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, अभी हम एलोकेंट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो हमें मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा जो कि मैप करेगा हमारे डेटाबेस की टेबल से। तो देखिए वो कैसे करते हैं। चलिए, PHP आर्टिजन मेक मॉडल, PHP आर्टिजन मेक मॉडल, और मॉडल के साथ मैं क्या करूँगा, बनाऊंगा यूज़र के अंदर यूजर्स मॉडल, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पर आऊँगा ऐप HTTP नॉट HTTP मॉडल और यूज़र का मॉडल। चलिए, देखिए अब यहाँ पर आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर क्या लिखना है। देखिए, अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, इस तरीके से लिखना है। देखिए देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आपको टेबल का नाम देना है, जो कि आपकी थी कस्टमर, ठीक है। यही थी, कस्टमर्स थी, ठीक है। एस दे देते हैं, नॉट हियर, नॉट दिस। हाँ, प्रोटेक्टेड टेबल कस्टमर्स बेसिकली, और ये पब्लिक टाइम स्टॉम्स फॉल्स। अगर आप ये नहीं लिखोगे, पब्लिक टाइम स्टॉम्स फॉल्स, आपने ये नहीं लिखा, तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये जो एलोकेंट रिलेशनशिप मॉडल जो होते हैं, इनको ये चाहिए होता है, अगर आप इनके थ्रू डेटा को डेटा में डाल रहे होते हो, तो इनको चाहिए होता है कि यहाँ पर पासवर्ड लिखा है, तो क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, दो फील्ड रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट लारावेल की सिक्योरिटी के पर्पज़ से, और एक एक बाय डिफ़ॉल्ट उनका एक फंक्शन है, फीचर है। तो वो ये कहता है कि आपको देना ही देना पड़ेगा, वो फील्ड आपको यहाँ पे देने ही पड़ेंगे, क्रिएटेड ऐड और एक अपडेटेड एट। तो अगर आप उसको नहीं दोगे तो आपको एक क्वेरी फेल हो जाएगी और आपका एरर आ जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसको बाद में समझाऊंगा कभी, बस अपना काम रखिए, बस इतने से काम समझिए, बस इतना काम, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये लिखना है। और जो ये कस्टमर्स हमने यहाँ पर लिखा है, तो हमने ओवरराइड किया है कि हमने इस यूज़र मॉडल को बता दिया कि हमारा जो यूज़र मॉडल है, अगर इससे डेटा भेजो तो हमारी किस टेबल में जाना चाहिए डेटा, कस्टमर्स टेबल में। बस इतना समझिए, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, अपने यहाँ आना है और एक बार रिफ्रेश करना है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आना है, जब भी मैं डेटा डाल के सबमिट करूँगा, तो अब होगा ये कि देखो, रिसोर्सेज व्यूज़ रजिस्टर, और अब मैं जब रजिस्टर करूँगा तो हमारे पास सेव नाम से जो फंक्शन हो था हमारे पास, देखिए, तो राउट वेब डॉट PHP। अब जो ये सेव नाम से था, हमने क्या करा था, सेव यूज़र। तो चलिए यहाँ आते हैं, वापस इस पे आते हैं, और अब हम क्या करेंगे, तो अब हमने जो मॉडल क्रिएट किया था, जो कि हमारे पास था यूजर्स मॉडल, ठीक है। तो यूजर्स बोल देता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू डॉलर न्यू USERS यूजर्स मॉडल। ओके सॉरी, इसमें बोलूँगा यूज़र मॉडल, अरे ओके सॉरी, डॉलर यूज़र इज इक्वल्स टू न्यू यूजर्स मॉडल। अब आ गया, ठीक है ना। चलिए, हमने क्या करा, ये जो यूज़र मॉडल है, ये बेसिकली है क्या, ये क्लास है। देखिए लिखा ना क्लास है, तो क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो हमने क्या करा, क्लास को इंस्टांशिएट करके ऑब्जेक्ट बना लिया, उस ऑब्जेक्ट को हमने यूजर्स में सेव कर लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आएंगे, और एक सेकेंड, हाँ,
तो अब हम क्या करेंगे, बस इतना समझिए, डॉलर यूजर्स इस वाले इसमें आएंगे तो मॉडल का ऑब्जेक्ट बना लिया यूजर्स, इसके थ्रू हम की जो होगी बेसिकली वो उससे मैप है, ये कस्टमर्स टेबल जो है यूज़र मॉडल के अंदर मैप करी थी हमने, ठीक है, वो रखी थी। तो हमने यूज़र मॉडल को ये बताया था कि जो भी डेटा भरो तो वो इस वाली टेबल में आना चाहिए कस्टमर्स में। तो इसके जो फील्ड है हम आईडी को नहीं भरेंगे, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, अपने आप ले लेगा। देखो फुल नेम और टू प्रूव माई पॉइंट की आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, आप स्ट्रक्चर में जाइए और आईडी में जाइए, ऑटो इंक्रीमेंट लिखा हुआ है, यानी ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है अपने आप इंक्रीमेंट होती रहेगी, इसकी वैल्यू अपने आप आएगी। और ये बिग इंट है तो 1 2 3 4 ऐसे करके इसमें इंटीजर वैल्यू आती जाएगी, ठीक है, हर एक टेबल क्वेरी इंसर्ट होने पे, यानी कि जितनी भी रो आप इंसर्ट करोगे तब आपकी एक नई टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट होता जाएगा विद आईडी, ठीक है, यूनिक आईडी इंक्रीमेंटल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूजर्स, अब जो हमारे पास जो नेम फुल नेम जो है हमारे पास की, बस इसको लेना है, ऐसे रखना है, इज इक्वल्स टू हमारा जो डेटा है, हमें कौन सा डेटा डालना है फुल नेम, तो हमको बस ऐसे करना है। तो देखो कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, तो ईमेल सेकंड था हमारे पास ईमेल, ओके सॉरी इसको चेंज नहीं करेंगे बेसिकली। देखिए यूजर्स आपने इसके थ्रू तो इसको एक्सेस कर रहे हो और इसमें डेटा डाल रहे हो, तो राइट हैंड साइड वैल्यू असाइन हो जाती है एलएचएस के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यूजर्स के बाद क्या था हमारे पास ईमेल, तो यहाँ आएंगे ईमेल और यहाँ पर भी ईमेल डाल देंगे। फ़ोन नंबर पे आएंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे और फ़ोन नंबर यहाँ पर लिख देंगे। पासवर्ड पे आएंगे, पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे और पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये हो गया काम। देखिए यूजर्स का ऑब्जेक्ट बनाया इस मॉडल का, तो आप कैसे भी इसका नाम रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उस मॉडल के थ्रू हमने टेबल को मैप कर रखा था, ठीक है, तो टेबल के अंदर कौन सी की है, फुल नेम, उसमें हमने वैल्यू का डाली यहाँ पर ये। आप ना मत चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, इसमें वैल्यू डाल सकते हो, ये स्ट्रिंग वैल्यू हो गई। अगर ये इसमें 1 डालोगे, ट्रू फॉल्स डालोगे, कुछ भी डालोगे तो वैसे भी डाल सकते हो, बस आपको वैल्यू डालनी है। तो वैल्यू आपने पहले ही जो हमारे पास फॉर्म से आ रही थी वो यहाँ पे स्टोर कर ली थी, तो हमने यहाँ पे किया। एक लास्ट स्टेप ये होता है कि डॉलर यूजर्स सेव एक फंक्शन कॉल करना होता है, ताकि ये जो ऑब्जेक्ट जो है मॉडल का, इसको पता रहे कि इसके पास एक फंक्शन है सेव। तो ये क्या करेगा, जैसे ही सेव मेथड कॉल होगा तो क्या होगा, डेटा में डेटाबेस में डेटा चला जाएगा आपकी टेबल के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न और बैक कर देंगे, ठीक है, रिटर्न रीडायरेक्ट बैक, बेसिकली रिटर्न रीडायरेक्ट और बैक, ठीक है। हम रिटर्न रीडायरेक्ट बैक का मतलब है जो भी आपने उस यूआरएल पे गए थे नए यूआरएल पे, उससे बैक आके वहीं उसी फॉर्म पे आ जाओ, ठीक है। तो बस इतना काम करना था। एक काम करते हैं, इसको चला के देखते हैं, चलो ठीक है। मैं वो करना चाहूँ तो कर सकते हो, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे, हम वापस आएंगे और देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अभी कोई डेटा नहीं है, रिफ्रेश करता हूँ। चलिए नेम डालता हूँ arpit@gmail.com, फ़ोन नंबर मान लीजिए डाल दिया मैंने 1234567890, पासवर्ड डाल दिया 1234, ठीक है। सबमिट करते हैं, पेज एक्सपायर्ड। देखिए अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्यों हुआ, मैंने जानबूझकर ये चीज़ की है आपके लिए। देखिए जब भी मैंने बताया था ना आपको कि जब भी आप फॉर्म बनाएं, फॉर्म बनाने के तुरंत बाद इस फॉर्म टैग के बाद आपको एक टोकन पास करना है जो कि CSRF टोकन होगा। लारावल एक टोकनाइजेशन को फॉलो करता है, CSRF यानी कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। इससे क्या होता है, आपके फॉर्म का जो डेटा है स्टील नहीं हो सकता, चुरा नहीं सकता कोई, इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता बेसिकली। तो एक सिक्योरिटी पर्पज से ये लारावल बाय डिफॉल्ट एक्सपेक्ट करता है कि आप इसको एक CSRF टोकन पास करो। बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, एक इनपुट टैग होता है और इनपुट टैग के अंदर एक टोकन जाता है, हिडन इनपुट टैग होता है, ठीक है, इसके थ्रू। बस अब कुछ नहीं है, आप इसको चला सकते हो। एक बार वापस चलते हैं, देखो अभी डेटाबेस में डेटा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेज एक्सपायर्ड हो गया था। अब देखिए वापस डालते हैं 1234, सबमिट करते हैं और ये सबमिट हो चुका है और वापस इसी पेज पे रीडायरेक्ट हो गया है। चलते हैं चेक करते हैं, डेटा आ चुका है, आ गया डेटा। चलिए कोई और डेटा डाल के दिखा देता हूँ, मान लीजिए अर्पित कुमार, अर्पित 2@gmail.com, फ़ोन नंबर कुछ भी रख दो, मान लो पासवर्ड भी कुछ भी रख दिया। वापस चलते हैं, देखिए मैंने क्या कहा था, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है 1 2 3 4 ऐसे चलती जाएगी, जितने रिकॉर्ड आते जाएंगे उतने उसके अकॉर्डिंग चलती जाएगी। आपका डेटा भी आ चुका है। तो देखिए
आपने यहाँ तक सीखा कि आपने किस तरीके से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, फॉर्म बना के उसकी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करी, डेटाबेस में टेबल बनाई, टेबल बना के उसमें टेबल के साथ ORM के थ्रू ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल यानी मॉडल बनाया, मॉडल के थ्रू आपने डेटाबेस को डेटा को आपने डेटाबेस में स्टोर कराया आपकी टेबल के अंदर। तो चलिए, एक टास्क हमारे पास कंप्लीट हो जाता है जो कि हमारे पास था CRUD ऑपरेशन का क्रिएट। अब हमारे पास क्रिएट जो फंक्शन है वो ऑपरेशन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास क्या बचे, रीड अपडेट डिलीट। रीड का मतलब होता है गेट करना। अब हमने ये डेटाबेस में डाल तो दिया, इसको गेट डेटाबेस से गेट करना है। तो यानी कि आप यहाँ पर एक टेबल के फॉर्म में डेटा दिखाना चाहते हो कि हमारे पास नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, तो 2 हैं, तो 2 यूजर्स हैं, तो आपको दिखाना है, ये काम करना है आपको। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, शायद 1 आवर से भी ऊपर हो जाएगी, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में पता चले ताकि आपको कन्फ्यूज़न हो जाए। तो देखिए मैंने शुरू में तो बोला था एक वीडियो में, तो मुझे लगा अभी मैं रियलाइज़ कर पा रहा हूँ कि एक वीडियो में शायद ये पॉसिबल नहीं है, चारों आपको ऑपरेशन करके दिखाना, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, आपको समझाना भी है। तो मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में डालूँगा ताकि पार्ट 2 भी आपको अच्छे से पता चल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने CRUD ऑपरेशन का भी एक पार्ट देख लिया है जो कि CRUD का कौन-सा पार्ट देखा है, क्रिएट। तो आई होप आपको ये क्रिएट वाला समझ में आ गया होगा, डेटाबेस हमने कैसे क्रिएट किया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, रीड के, फिर अपडेट पे, फिर डिलीट पे। ठीक है, तो हम रीड पे जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो हम रीड की बात करेंगे, फिर अपडेट की बात करेंगे, फिर डिलीट की बात करेंगे। उन सब के बाद भी हम फिर देखेंगे रिलेशनल एलोकेंट मॉडल, जो ये था क्वेरी वाला। बेसिकली एलोकेंट मॉडल से दो तरीके हैं ना हमारे पास डेटाबेस में डालने के लिए, तो हमने अभी देखा जो है वो देखा था एलोकेंट मॉडल। हम देखेंगे फिर कभी बाद में रॉ क्वेरी की बाद में, और हम इसके बाद एक डेडिकेटेड वीडियो पे ये भी डिस्कस कर रहे होंगे कि एलोकेंट मॉडल और रॉ क्वेरी क्या है, इनके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ और अपडेट कराएंगे उन डेटा को। तब तक चलिए, और रीड भी करेंगे। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।